वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं अदिति यादव और आज हम बात करने वाले हैं बायो के प्रश्नों के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग आपके लिए खास कर ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश में भी लेके आए, आप लोग देख सकते होंगे। इस क्वेश्चन को करने के एक नियम होते हैं। जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखा तो आप लोग पहले खुद सोचेंगे, फिर उसके बाद ही इसका आंसर देंगे। हालांकि ये बहुत छोटी सी बात है, फिर भी आप लोग इसे खुद पढ़िएगा पहले। और मैं जैसे कि ऑफलाइन सेंटर में पढ़ा रही थी तो बच्चे मुझसे बोल थे, मैम हम पढ़ते पढ़ते मतलब जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो पढ़ते पढ़ते हम ओवर थिंक मतलब कि कुछ और सोचने लगते हैं। तो इससे जब भी आप पढ़ते हैं ओवर थिंकिंग ना हो, जब भी आपको ओवर थिंकिंग हो आप तुरंत उस कुर्सी पे से हट जाइए, बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, का मतलब कि नीचे बैठ जाइए या फिर बिस्तर पे या फिर कुर्सी पर एकदम सीधे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधा करके, और अपना आँख बंद करिए और 4-5 मतलब कि 5 मिनट तक ओम का उच्चारण करिए। इससे आप फिर से पढ़ाई करने बैठेंगे तो फिर गारंटी है कि 1 घंटे तक आप लोग क्या पता सही से बैठें। और फिर भी नहीं होता है तो फिर 5 मिनट के लिए घूमने जाइए, राइट। तो अब पढ़ते टाइम ओवर थिंकिंग तो नहीं होगी, राइट। अब उम्मीद है हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आप लोग पहले इसे खुद सॉल्व करिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हीरोइन, ये देखिए हीरोइन, राइट। और जब भी मैचिंग करने से पहले मैंने बताया है कि मैचिंग वाले सवाल जो हमें सबसे अच्छा से आता है हम उसको करेंगे। तो मेरे ख्याल से मुझे मॉर्फिन सबसे अच्छा लगता है, मतलब कि उसमें मेरे को 100% कॉन्फिडेंस है। मॉर्फिन क्या करता है? मॉर्फिन पेन किलर है, यानी दर्द निवारक है। मॉर्फिन को हम लोग सर्जरी में यूज़ करते हैं, राइट। तो डी का तीसरा, ओ माय गॉड, सिर्फ इसी ऑप्शन में, यानी कि इसका ऑप्शन सेकंड होगा। लेकिन फिर हम लोग और भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद मुझे लगता है मैं मैरिजुआना देखूंगी। ये मैरिजुआना एक प्रकार का कैनाबिनॉइड है और कैनाबिनॉइड हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करता है, यानी हृदय वाहिका तंत्र पर प्रभाव डालता है, यानी बी का फर्स्ट। ये देखिए बी का फर्स्ट भी सिर्फ इसी ऑप्शन में, और कहीं तो है ही नहीं, तो ये सब कट जाएंगे, राइट। अच्छा, आप लोग सोचेंगे कि मैं आप लोगों को कैनाबिनॉइड के ट्रिक के बारे में बताती हूँ, राइट। अब ये ना जो मैं बोल रही हूँ ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस बोल रही हूँ उसमें से कुछ नया लगे तो उसे ज़रूर अपनी कॉपी में नोट करिएगा, क्या पता वो आपके पेपर में आ ही जाए। जो मैं बोल रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन, तो ध्यान सुनिएगा। कैनाबिनॉइड के एग्जाम्पल, कैनाबिनॉइड में आता कौन कौन है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो हम लोग कैनाबिनॉइड के एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कैनाबिनॉइड, मेरा जो मैं बोल रही हूँ उसे आप लोग लिख लीजिए। मेरा एक मरीज़ था जिसका नाम हसीस था। मेरा एक मरीज़ था जिसका नाम हसीस था। कीमोथेरेपी कर रहे थे। अक्सर क्या होता है, कीमोथेरेपी में हेयर लॉस हो जाता है और एनीमिया वगैरह हो जाता है। तो मेरा एक मरीज़ था जिसका नाम हसीस था, कीमोथेरेपी कर रहे थे, तो वो गंजा हो गया तो वो दुख में चरस लेने लग गया। एक बार मैं उसके पास गई, वो बोला मैडम। मैंने कहा हाँ। वो बोला मैडम वो देखो वो देखो वो देखो। मैंने कि क्या देखो? बोला वो देखो वो देखो वो देखो। मैंने कि क्या देखो? बोला कि मेरा कनाडा में बिजनेस सेट हो गया है। और ये बोलते उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। यानी कि मेरा से हो गया कैनाबिनॉइड में, मेरा से हो गया मारीजुआना। कैनाबिनॉइड के एग्जाम्पल क्या है? मारीजुआना। एक मरीज था, ठीक है ना, जिसका नाम क्या था? हसीस। तो कैनाबिनॉइड में हसीस आता है, राइट। हसीस आता है कैनाबिनॉइड में। मेरा एक मरीज़ था जिसका नाम हसीस था, कीमोथेरेपी कर रहे तो गंजा हो गया, यानी इसमें गांजा आता है, गांजा। और सही बात है, कीमोथेरेपी में गंजा हो जाते हैं लोग। गांजा आता है, चरस आता है, चरस लेने लग गया था वो। चरस, सॉरी चरम नहीं, चरस आता है, चरस। मेरा एक मरीज़ था जिसका नाम हरीश था, कीमोथेरेपी कर रहे थे, गंजा हो गया था। फिर एक बार ये ना वो बोल था मेरा कनाडा में बिजनेस सेट हो गया। इससे पता चलता है जो कैनाबिनस सटाइवा है,
ये मतलब कि जो कैनाबिनॉइड है ये कैनाबिनस सटाइवा के इनफ्लोरेसेंस से मिलता है, मतलब कैनाबिनस सटाइवा से मिलता है। और इसी में मतलब ये बोलती उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी, यानी कि कैनाबिनॉइड में ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। और मतलब कि वो अपने मन से ही वो कुछ और सोचने लगते हैं, वो ज़्यादा सोचने लगते हैं, अपने मन से कुछ भी सोचने लगते हैं, राइट। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये दोस्तों फिर से एक और मैचिंग, रिंगवॉर्म, फाइलेरियसिस, मलेरिया और निमोनिया। ये जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ है मेरा फेवरेट चैप्टर है, तो ये मुझे लगता है मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। तो रिंगवॉर्म में कौन कौन आता है, तो ध्यान रखिएगा मेरी बात, सुनो, इधर देखो, कहाँ देख रहे हो, इधर देखो, मैट। रिंगवॉर्म में हम लोग बात करते हैं मैट की। रिंगवॉर्म की ट्रिक है मैट, यानी कि माइक्रोस्पोरम आता है रिंगवॉर्म में, इसे लिख लीजिए, मैं कह रही हूँ इसे लिख लीजिए। रिंगवॉर्म में आता है माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटॉन और ट्राइकोफाइटॉन। अब देखिए रिंगवॉर्म इन तीनों में से कोई है क्या, हाँ ये देखिए ट्राइकोफाइटॉन, यानी कि ए का सेकंड किस किस में है, इन दोनों में है, तो ये दोनों तो ऑप्शन हम लोग देखने वाले नहीं हैं। बी का थर्ड है, तो बी को देखने की जरूरत नहीं है, बी का थर्ड है। ये फाइलेरियसिस का दूसरा नाम आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या आप लोग बता पा रहे हैं? फाइलेरियसिस का दूसरा नाम है एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस ये होता है हमारा बुचेरिया बैंक्राफ्टी से, हाथी पाँव डिसीज़ है, एलिफेंटिएसिस है। और अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं कि मतलब कि अक्सर एलिफेंटिएसिस में जनन अंग जो होते हैं ना, जनन अंग वो भी प्रभावित हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एलिफेंटिएसिस में जनन अंग भी प्रभावित हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? आप लोग अपना आंसर बताइए, तब तक हम लोग देखते हैं। और मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, वो भी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है, और इसका मलेरिया की सबसे खतरनाक स्पीसीज़ है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, फैल्सीफेरम फेल होना सबसे खतरनाक है, यानी कि मलेरिया को जो स्पीसीज़ है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि फेल होना सबसे खतरनाक है, इसलिए प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। अच्छा, और निमोनिया में आता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, राइट। मैंने आपसे पूछा था एलिफेंटिएसिस में जनन अंग भी प्रभावित हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ग्रॉस डिसॉर्बिटी बोलते हैं। ये लाइन एनसीईआरटी में है। कितनों ने अभी जाना कि ये लाइन एनसीईआरटी में है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा इंग्लिश में भी दिखा देती हूँ ताकि इंग्लिश वाले बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो जो प्रकाणु है यानी जो नेफ्रॉन है, ये 2 टाइप के हैं। ये जो नेफ्रॉन होते हैं आप लोग पहले से पढ़ लिया होगा उम्मीद है। नेफ्रॉन जो है वो 2 टाइप के हैं। कौन कौन से 2 टाइप के हैं? एक है कॉर्टिकल और एक जक्स्टा मेडुलरी। एक है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजिशन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ठीक है, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बोल रहा है कि जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है शॉर्ट है, लूप ऑफ हेनले, जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ये लॉन्ग है। तो अच्छा, ये क्वेश्चन सही है गलत? ये तो असर्शन तो सही है, असर्शन तो जो है ना वो सही है, राइट। असर्शन सही है। रीज़न आप लोग मुझे बताइए। तो मैं ना बहुत कंफ्यूज होती थी जब मैंने अपने एग्ज़ाम दिया था, तो मैं बहुत कंफ्यूज होती थी कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले छोटा होता है बड़ा होता है। तो ये मैंने बनाई है ट्रिक कि देखो साइनाइड, इसे ही तो हम लोग बोलते हैं साइनाइड। केमिस्ट्री में CN को साइनाइड बोलते हैं। और साइनाइड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी एक प्रबल लिगेंड है। ये जो जहर होता है ना, जहर में साइनाइड होता है। अगर इसे खा लेंगे मतलब कि खाते ही आदमी फिनिश, ये वो वाला साइनाइड है, यानी कि जहर में यूज़ होता है। तो अगर ये अपन ने ये साइनाइड खा लिया
तो अपना जो लूप ऑफ हेनले होगा, मतलब कि किसी का जो लूप ऑफ हेनले होगा वो छोटा हो जाएगा ना, क्योंकि इंसान मरने वाला होगा तो उसकी सभी सांस तो रुकी जाएगी क्योंकि उसने खा लिया होगा। लूप ऑफ हेनले छोटा होता होता या गायब ही हो जाएगा, वासा रेक्टा भी गायब हो जाएगी। अब यहाँ पे साइनाइड का क्या मतलब है? साइनाइड यानी कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो 80% पाया जाता है, 80% या 85% पाया जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो जब हमने कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, वासा रेक्टा छोटी होती है या हाईली रिड्यूस होती है। तो देखो ये लाइन तो गलत हो गई ना, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन को बोल रहा है इसमें छोटा होगा, नहीं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में तो ये लंबा होता है, जक्स्टा मेडुलरी में तो लंबा होता है। तो हमारा रीज़न गलत हो गया, असर्शन सही हो गया, राइट। तो क्या होना चाहिए? ये जो असर्शन है ये सही है। असर्शन किस में सही है? ये गलत है। असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स। क्या आप लोग ने इसका फोर्थ ऑप्शन दिया? जी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन में क्या? साइटोपंजर यानी साइटोस्केलेटन। कौन सा कार्य कोशिका में साइटोपंजर द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मोटिलिटी। परिवहन में कोई रोल नहीं है, केंद्रक विभाजन में नहीं है, प्रोटीन संश्लेषण में नहीं है। ठीक है, तो ये साइटोपंजर गति में रोल करता है, मोटिलिटी में रोल करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किस व्यक्ति में पाम क्रीज यानी कि इसे इंग्लिश में भी पाम क्रीज ही बोल रहे हैं। तो किस व्यक्ति में पाम क्रीज के साथ चौड़ी हथेली देखी जाती है? अब पाम क्रीज का मतलब क्या होता है? जैसे हमारी ये उंगलियां होती हैं, उंगलियां कितनी होती है? 5 होती हैं, लेकिन इंसान में 6 भी हो जाती हैं, तो उसे बोलते हैं पाम क्रीज। अब ये पाम क्रीज किस बीमारी में देखा जाता है? तो ये देखा जाता है हमारा, उम्मीद है आप लोगों ने इसका आंसर डाउन सिंड्रोम दिया होगा। इसका सही आंसर डाउन सिंड्रोम है, राइट। अच्छा, टर्नर सिंड्रोम मैंने कल बताया था। क्या टर्नर सिंड्रोम केवल फीमेल को ही होता है क्या? आप बताइए जल्दी से। क्या टर्नर सिंड्रोम केवल फीमेल को ही होता है? जी बिल्कुल सही, ये केवल और केवल ओनली फीमेल को ही होता है, ये ओनली फीमेल को ही होता है। टर्नर सिंड्रोम में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है, यानी अब्सेंट होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अब्सेंट होते हैं। जबकि क्लाइनोफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? क्या आप लोग बता सकते हैं क्लाइनोफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें हम लोग गायनेकोमेस्ट्रिया कंडीशन देखते हैं। मैं अक्सर जब परीक्षा में बैठती थी तो मैं भूल जाती थी गायनेकोमेस्ट्रिया कंडीशन किस में होती है। तो मैंने याद किया KG क्लास, KG यानी कि K फॉर क्लाइनोफेल्टर और G फॉर गायनेकोमेस्ट्रिया। गायनेकोमेस्ट्रिया मतलब मेल में भी फीमेल जो ब्रेथ है वो डेवलप हो जाता है, तो उसे बोलते हैं गायनेकोमेस्ट्रिया, राइट। और थैलेसीमिया की हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। थैलेसीमिया ये जो ब्लड है ना, ये थैलेसीमिया 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्फ़ा और बीटा, राइट। अल्फ़ा में 16वें क्रोमोसोम पर होता है और ये बीटा 11वें क्रोमोसोम पर होता है। और अल्फ़ा में ही 2 जीन होते हैं, HbA1, ये आपके PYQ में 2022 में PYQ आया था कि HbA1 और HbA2 किस में होते हैं? तो वो होते हैं हमारे थैलेसीमिया में, राइट। तो HbA1 और HbA2 वो थैलेसीमिया में हैं और वो भी अल्फ़ा थैलेसीमिया में। आप लोग बोलेंगे मैम अल्फ़ा थैलेसीमिया में 16वें क्रोमोसोम पर मिलता है, ये हम कैसे याद रखें? तो देखो अल्फ़ा यहाँ देख लेते हैं, इंग्लिश तो आएगी ना उसमें। अल्फ़ा थैलेसीमिया कितने पे मिलता है? 16वें पे। देखो 1 2 3 4 5 ही हो गए, और 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यानी कि हमने स्पेलिंग गिनी, पूरे 16 अक्षर आए इसमें, यानी कि अल्फ़ा थैलेसीमिया 16 पर मिलता है। और बीटा, जब अल्फ़ा याद आ गया तो बीटा मतलब बेटा, बेटा मतलब 11 बेटा,
राइट। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये प्रोकैरियोटिक में अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है। एक गोला होता है, गोला, उस पर पॉजिटिव आवेश होता है। जब अचानक से डीएनए आ जाता है और इस गोले पर पूरा लिपट जाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज गोले पर नेगेटिव चार्ज गोला आ जाता है, और इसे बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन में लैब मिलता है। क्या आप लोग लैब जानते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। नहीं नहीं नहीं, यहाँ स्टूडेंट लैब तो होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, पर यहाँ पे लैब का मतलब है लाइसिन एंड आर्जिनिन इज बेसिक प्रोटीन। यानी कि जो हिस्टोन प्रोटीन में ये दो प्रोटीन ऐसी हैं, दो अमीनो एसिड ऐसे हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये बेसिक प्रोटीन है। राइट। तो देखते हैं ये वाला सेकंड कथन देखते हैं। यूकैरियोटिक में ऋणात्मक, ये भी इम्पॉर्टेंट है, निगेटिव चार्ज डीएनए पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन से जुड़कर हिस्टोन ऑक्टामर न्यूक्लियोसोम बनाता है। जी बिल्कुल सही है, ये हिस्टोन था, ये उसने न्यूक्लियोसोम से जुड़ा, तो इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ये हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ जुड़ जाता है तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। जी ये बिल्कुल सही है, सेकंड वाला। फर्स्ट वाला देखते हैं, प्रोकैरियोटिक में धनात्मक आवेशित डीएनए। ओ माय गॉड, धनात्मक आवेशित तो डीएनए होगा ही नहीं। पहली बात तो डीएनए पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये गलत है और सेकंड सही है। देखते हैं कौन सा सही है। पहला गलत है और सेकंड सही है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ये वाला क्वेश्चन, राइट। तो उम्मीद है आप लोग, ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस साल भी आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। तो पी वेव, पी वेव में क्या है, पी वेव क्या करता है, तो मैंने इसे याद किया, पी डैश यानी कि डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, या हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं, डप्पा डप्पा। जैसे आई स्पाइस बोलते हैं ना बच्चे, आई स्पाइस में क्या बोलते हैं, धप्पा। तो वैसे ही पी में हम लोग बोलेंगे अब से धप्पा, यानी डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को हम लोग बोलते हैं पी वेव। देखिए कहाँ है पी वेव, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। पी का हो गया हमारा ए का हो गया हमारा थर्ड। ओ माय गॉड, ए का थर्ड सिर्फ इसी ऑप्शन में है। और मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ कि क्यू आर एस में क्या होता है। क्यू आर एस में क्या होता है, क्या आप लोग बता सकते हैं? क्यू आर एस में होता है बिगनिंग ऑफ सिस्टोल, और सी का चौथा, यानी कि सॉरी सी, तो पी वेव जब भी देखेगा हम लोग क्या बोलेंगे, आई स्पाइस में होता है ढप्पा, तो हम लोग बोलेंगे ढप्पा, यानी पी वेव में होता है ढप्पा, यानी डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया इज कॉल्ड पी वेव। देखते हैं ए का हमारा थर्ड ऑप्शन, ए का थर्ड ऑप्शन किस में, सिर्फ इसी में है और बाकी किसी में नहीं, तो हमारा ए ऑप्शन चला जाएगा। फिर भी हम लोग देख लेते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होता है, यानी इसे हम लोग बोल सकते हैं डोव डोव, यानी कि डोव, यानी कि ऐसे याद कर सकते हैं नॉर्मली डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिया को हम लोग बोलते हैं क्यू आर एस। और टी वेव में क्या होता है, देखिए डी का दूसरा, यानी रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ये निलय का ध्रुवण हो जाता है, राइट। और बी का फर्स्ट, यानी बिगनिंग ऑफ सिस्टोल। एक और लाइन एनसीईआरटी में जो छुपी है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एंड ऑफ टी वेव, टी वेव का जो अंत होता है, टी वेव का जो अंत, एंड ऑफ टी वेव, मार्क दी एंड ऑफ, मतलब वो किसका, मतलब कि टी वेव तो टी वेव ख़त्म हो जाता है, तो उसके साथ साथ कौन ख़त्म हो जाता है, यानी कि एंड ऑफ टी वेव मार्क दी एंड ऑफ सिस्टोल। टी वेव का अंत, सिस्टोल, टी वेव ख़त्म हो जाता है तो सिस्टोल भी ख़त्म हो जाता है। एंड ऑफ टी वेव मार्क दी एंड ऑफ सिस्टोल, राइट। तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, एक क्वेश्चन काट देते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरएनए जल्दी से उत्परिवर्तित हो जाता है। जी बिल्कुल सही है,
आरएनए जीनोम एवं छोटे जीवन काल वाले विषाणु तीव्रता से उत्परिवर्तित और विकसित होते हैं। जी ये भी बिल्कुल सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड भी सही है, राइट। अच्छा, आप लोग जानते होंगे डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या आरएनए जेनेटिक मटेरियल है? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं इनमें से कौन सा जेनेटिक मटेरियल है? मतलब कि सबसे जो स्थायी, देखो कुछ वायरस में तो क्यूबी बैक्टीरियोफाज में भी आरएनए जेनेटिक मटेरियल, लेकिन ज़्यादातर में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, राइट। अब डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है? क्योंकि डीएनए में थायमिन होता है जो उसे स्टेबिलिटी देता है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को उम्मीद आप लोगों ने कर लिया होगा। क्या आप लोग कर रहे हैं इसे? तो देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा है कि रिश्तेदारों के बीच मैथुन को निरूपित करता है, रिश्तेदारों के बीच। तो देखो इसका आंसर होगा ये वाला, ये रिश्तेदारों के बीच मैथुन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो है नॉर्मली हस्बैंड वाइफ में मैथुन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है यहाँ भी जो भी इन्फेक्टेड यानी कि डिसीज़ लोग हैं, यानी कि प्रभावित व्यक्ति हैं, ये हैं। और ये वाला जो है ना नर है ना, नर शिशु, वो प्रभावित हो गया, ये दिखा रहा है। अच्छा, मैं आपसे एक पूछना चाहती हूँ कि ऐसा जो डायग्राम बना है एनसीईआरटी में, ये सब तो आ गए, तो अब ये भी आने के चांसेस हैं। ये एक ऐसा डायग्राम बना है और उसे ऐसे पूरा ब्लैक कर दिया, राइट। मान लो उसे पूरा ब्लैक कर दे, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? तो इसे हम लोग बोलते हैं 5 प्रभावी या अप्रभावी। बताओ बच्चों, प्रभावी या अप्रभावी? तो इसे बोलते हैं प्रभावहीन संतति, यानी कि ऐसी संतति पैदा हुई जिनमें कोई प्रभावी नहीं है, 5 प्रभावहीन संतति, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग लैंगिक व्यवहार, उत्तेजना, खुशी, डर इत्यादि का नियंत्रण करता है? तो आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, लिम्बिक सिस्टम। ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम की एग्जाम्पल कौन कौन है ये हम लोग देख लेते हैं। लिम्बिक सिस्टम क्या करता है? हमारे इमोशनल ब्रेन यानी कि लव, सेक्सुअल बिहेवियर, खुशी, डर, इन सब को कंट्रोल करता है हमारा लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम की एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक हैट है, HAT, हैट। किसका हैट है भाई साहब? हैट ऑफ हिप्पो का हैट, हिप्पो का हैट, यानी कि हाइपोथैलेमस। लिखते जाइए, एमाइगडाला लिखते जाइए, थैलेमस और हिप्पोकैम्पस। ये 4 जो हैं ये हमारे लिम्बिक सिस्टम के पार्ट हैं, राइट। तो देख लीजिए, लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस इसमें आता है, तो इसका सही ऑप्शन ये चला जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो मुझे सरल लगता है मैं वो वाला क्वेश्चन करूँगी, आप लोग जानते ही होंगे, पूरा ऑप्शन देखना जरूरी है। तो इसे हम लोग बोलते हैं संभार तंत्र वृद्धि को हम लोग बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ, और चरघातांकी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो चरघातांकी वृद्धि कब होती है? तो सबसे पहले हम लोग सरल वाला देखते हैं। तो स्थिर आयु पिरामिड कब होगा? जब मेल और फीमेल की संख्या बराबर होगी तभी तो स्थिर आयु पिरामिड होगा, यानी कि जनन पूर्व और जनन क्षम की जो व्यक्तियों हैं उनका प्रतिशत समान होगा, यानी कि कहीं भी समान लिखा होगा। तो देखते हैं ये हम लोग कहाँ लिखा है, यानी कि डी का चौथा, राइट, डी का चौथा। देखते हैं डी का चौथा किस किस में है। ओ नो, डी का चौथा दो ऑप्शन में है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इनमें डी का फोर्थ है, इनमें डी का फोर्थ है। अब लोग देखते हैं चरघातांकी वृद्धि। चरघातांकी में क्या होता है? जब संसाधन जो होते हैं ना वो असीमित होते हैं तो चरघातांकी वृद्धि होती है, यानी कि हमारा हो जाएगा बी का, और यहाँ पे सीमित लिखा है भाई साहब, तो यानी कि बी का हो जाएगा हमारे पास पहला, यानी कि बी का पहला कहाँ है भाई साहब?
बी का पहला है सिर्फ इस ऑप्शन में, राइट। ए का सेकंड, यानी कि जो देखो भाई साहब, संभार तंत्र वृद्धि यानी लॉजिस्टिक ग्रोथ। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि जब असीमित संसाधन है, जब असीमित संसाधन है यानी कि इतने मतलब बहुत ज़्यादा संसाधन जिनकी कोई सीमाएं नहीं है, तो चर घातांक की वृद्धि होगी, चर की वृद्धि होगी, फैल की वृद्धि होगी। संभार तंत्र में यानी कि लॉजिस्टिक, यानी कि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड सोर्स हैं, यानी कि एक सेकंड, उम्मीद है आप लोगों ने लगा लिया होगा, इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, राइट, ये सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए, आप लोग मुझे इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे बताइए, लिबिडो, लिबिडो क्या आप लोगों ने नाम सुना है? लिबिडो क्या होता है? लिबिडो, लिबिडो, क्योंकि अब बहुत इजी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग ये लिबिडो के बारे में बताइए। क्या लिबिडो एक जानवर है या कोई टर्म है? ये मेल सेक्सुअल बिहेवियर को हम लोग बोलते हैं लिबिडो, राइट। अब हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो मैंने बताया मुझे जो सबसे अच्छे से आता है मैं वो सॉल्व करूँगी। हाँ, ANF जो सबसे छोटा है मैं वो देख लेती हूँ, जल्दी हो जाएगा। मेरी ये ट्रिक है ना, इसे आप लोग भी करेंगे। जो सबसे छोटा है आसानी से जो हमें आता है हम वो करेंगे पहले, यानी कि ANF। हाँ, मुझे पता है कि ANF जो होता है वो लेटर होता है, यानी वैसोडाइलेटर होता है। तो सी का देख लेते किस में है। ओह माय गॉड, सही पूछा है, और सी का सिर्फ इसी में। क्या ये सही है? नहीं, सी का इस ऑप्शन में भी है और इस ऑप्शन में भी है, यानी कि इन दोनों में नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं ANF। ANF क्या करता है? लेटर है। मैं बहुत कंफ्यूज होती थी, ANF वैसोडाइलेटर है या कटर है, तो मैंने इसके लास्ट वाले नाम याद कर ली। ANF क्या करता है? लेटर लिखता है, और ADH क्या करता है? उसको काट देता है। ADH क्या कर देता है? कटर है, कटर काट देता है। तो ANF को बोलते हैं हम लोग वैसोडाइलेटर, और ADH को बोलते हैं हम लोग वैसोकंट्रिक्टर। और ऐसे ही एक एंजियोटेंसिन 2 है, ध्यान रखना स्टूडेंट, एंजियोटेंसिन फर्स्ट नहीं, एंजियोटेंसिन 2, वो भी एक तरह का कटर ही है, राइट। तो देख लेते हैं। और जो ANF है ना, ANF ये मिलता कहाँ पे है? ये हमने ANF जो है, ANF ये देखो, ये हार्ट है, हार्ट की जो ऊपर वाली वॉल होती है इसे बोलते हैं एट्रिया। तो इस जगह पर होता है ANF, इसका पूरा नाम है एट्रियल नाइट्रोजेटिक फैक्टर। ये ANF जो है ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है, राइट। ये देखो ADH सी वाला ऑप्शन तो है, हम लोग देख लेते हैं D इसमें है, D इसमें है, B ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। ADH फैसिलेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन, प्रिवेंट डायूरेसिस। जी हाँ, जो ADH है, ADH का नाम ही क्या है? ADH का फुल फॉर्म मुझे कोई बताना चाह रहा है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि जब ज़्यादा पानी पी लिया, यानी कि ये एंटी डायूरेसिस, यानी कि यूरेसिस, ज़्यादा यूरिन आने को रोक देता है। जैसे कि जब हमने ज़्यादा पानी पी लिया तब तो ADH नहीं निकलेगा, और जब कम पानी पिया है तब हमारे शरीर में पानी की कमी है, तो ज़्यादा पानी आने से रोक देता है। तो ADH जब निकलता है जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि ये पानी ज़्यादा निकलने से रोक देता है, राइट। ANS मूत्रलता को रोकने के लिए जल के पुनरावशोषण को सुगम बनाता है। जी बिल्कुल सही है, इसका आंसर चलेगा थर्ड ऑप्शन, D ऑप्शन। ADH GFR में कमी के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। और E ऑप्शन, सॉरी ADH का संबंध GFR से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का संबंध है हमारे जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से, JG सेल से। जैसे ही JG सेल, जैसे ही BP कम होता है तो JG सेल उत्तेजित, यानी कि जब GFR कम होता है तो जीजाजी की सेल उत्तेजित, जब GFR कम होता है तो जीजाजी की सेल उत्तेजित हो जाती है।